खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। समीन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जहां अहम तरीन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे, दिल्ली के अंदर क्या कुछ सियासी हलचल चल रही है क्योंकि मानसून इजलास आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्तिताम की ओर है, वहाँ से क्या कुछ खबर, और ख़बर यह भी है कि कल रात देर गए दिल्ली के अंदर एक बड़ी पेशरफ्त, सियासी पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त है क्या, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इस उम्मीद के साथ कि 9:40 पर जब हम पहुंचेंगे, पड़ाव तीसरा होगा हमारे पास, तो आप और हम बराह रास्त बात करेंगे, फ़ोन लाइन्स हमारी खुल जाएंगी, आप अपने इलाके के मसाइल हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारों के अंदर जो अरबाब इख्तिदार लोग हैं वो आपकी आवाज़ को सुने, मसलों का हल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मामले जो हैं वो हल हो। तो फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए मेरा साथ नई दिल्ली स्टूडियो में दे रहे हैं आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और ख़बरों की शुरुआत ज़रा कर दीजिएगा आज की बात से, यानी आज तारीख के पस मंज़र में क्या कुछ है, सबसे पहले उस पर, और उसके बाद फटाफट से बड़ी खबर जो शुपियाँ से आ रही है उस पर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सुबह बखैर, सलाम जेके में सबसे पहले शुरुआत आज के दिन के हवाले से करेंगे, हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज का दिन तारीख में क्यों अहम है, इसके हवाले से बात करते हैं। 1821 में मसूरी अमेरिका की 24वीं रियासत की हैसियत से अमेरिका के अंदर शामिल होगी, यानी जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, इसमें एक और रियासत आज ही के दिन 10 अगस्त 1821 को बल्कि शामिल हुई थी। 1973 में पाकिस्तान की कौमी असेंबली में बांग्लादेश को तस्लीम करने की करारदाद आज ही के दिन पास हुई थी। बांग्लादेश बन गया और इसको तस्लीम किया गया पाकिस्तान की कौमी असेंबली में। आज ही के दिन जो करारदाद थी वो बिलाखिर पास हो गई थी। 1800 में कलकत्ता के अंदर उर्दू, हिंदी और दीगर मकामी जुबानों के फरोग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम अमल में आज ही के दिन आया 1800 में 10 अगस्त को, और 200 से ज़्यादा साल, इतना तवील अरसा इस कदीम कॉलेज को और तारीखी कॉलेज को बीत चुका है। 1973 में वेस्ट इंडियन रियासत बहामास ने बरतानिया से आज ही के दिन आज़ादी हासिल की, और 1822 में आज ही के दिन शाम, या जिसे आप सीरिया कहते हैं, तबाहकुन ज़ल्ज़ले से 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। तारीखी पस मंज़र के बाद आते हैं जी आज की बड़ी खबर की, और सबसे पहले शुरुआत खबर की करते हैं शुपियाँ इलाके से, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो ज़ैनापोरा शुपियाँ का इलाका, यानी जनूबी कश्मीर का शुपियाँ इलाका, जहाँ से इस वक्त की सबसे बड़ी और पहली खबर आ रही है कि नामालूम बंदूक बरदारों ने सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी, आरओपी जो होती है, यानी सुबह सुबह जो रोड को देखती है, उसको क्रालचक इलाके के पास फायरिंग की गई है। मिलिटेंटों की तरफ से सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर क्रालचक इलाके के अंदर ज़ैनापोरा शुपियाँ का एक गांव है जहां पर फायरिंग हुई है, और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक सीआरपीएफ का एक जवान इस फायरिंग के अंदर जख्मी हुआ है। कुछ देर पहले के विजुअल्स आपके सामने, और इस वक्त की बड़ी खबर कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने सुबह सुबह क्रालचक, ज़ैनापोरा जो साउथ कश्मीर शुपियाँ का इलाका है, वहाँ पर रोड ओपनिंग पार्टी जो सीआरपीएफ की थी उस पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो इस वक्त ज़ख्मी होने की इतला आ रही है। सीआरपीएफ के ज़राए के मुताबिक जो जवान ज़ख्मी हुआ है उसकी शिनाख्त कांस्टेबल अजय कुमार 178 बटालियन यानी 178 बटालियन के साथ वाबस्ता था, जिसे मक्की अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस गोलीकांड के बाद इस पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। तस्वीर थोड़ी देर पहले की है जब इस इलाके के अंदर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में सीआरपीएफ का जवान जख्मी हुआ है, और इस वक्त इस पूरे इलाके के अंदर अब कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जनूबी कश्मीर लगातार सुर्खियों के अंदर, खबरों के अंदर। कल अनंतनाग के अंदर नामालूम बंदूक बरदार, जिन्हें बाद में यह कहा गया कि लश्कर के मिलिटेंट थे, उन्होंने सरपंच और उसकी अहलिया पर गोली चलाई। बाद में पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी का धीरीना रुकन भी था। और आज ज़ैनापोरा शुपियाँ के अंदर मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में सीआरपीएफ के एक जवान के जख्मी होने की खबर इस वक्त तक मौसूल हो रही है। सीधे चलते हैं जी शुपियाँ, जहाँ से हमारे साथ इस वक्त शाह इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सुबह सुबह की खबर है
बताइएगा क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात आपके पास है, और अब जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्या ये कंक्लूड हुआ है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें जैनपुरा एरिया से 7 बजे जो है आरोपी पार्टी वहां पे 178 सीआरपीएफ गाड़ी जो आरोपी वहां पे खड़ी थी, तो वहीं पे जो है नामालूम बंदूक बरदार ने उनके ऊपर जो है फायरिंग किया है, जिसमें एक जवान सीआरपीएफ के एक जवान जो है वो जो है घायल हो चुका है। अगर हम बात करें इस एरिया को फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील करके रखा है, जहाँ पे ये फायर ओपन किया है की जानब से, वहां पे एक मैगजीन भी रिकवर हुआ है। अगर हम बात करें ये इस एरिया को जो है फिलहाल सिक्योरिटी फोर्स ने सील करके रखा है, जितने भी यहाँ पे एंट्री पॉइंट उनको भी सील करके रखा है। यही बताइए, आप कह रहे हैं एक मैगजीन मिला है, क्या ये AK-47 का मैगजीन है या किसी और हथियार का मैगजीन, और क्या ये मैगजीन मिलिटेंटों का है जिन्होंने फायरिंग की है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां पे ये फायरिंग का वाक़ा अभी पेश आया, उसी स्पॉट पे जो मैगजीन रिकवर हुआ, एक AK-47 का मैगजीन था ये, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें 4 राउंड भी शामिल थे। और अगर हम बात करें इस एरिया को फिलहाल जो है सिक्योरिटी फोर्स ने सील करके रखा है, हर आने जाने वाले से आपने जो शिनाख्ती का वो चेक किया जा रहा है। यही बताया जा रहा है जो हमलावर है वो इसी एरिया में छुपे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, तफसीलात फराहम करने के लिए। शोपियां के अंदर रोड ओपनिंग पार्टी को टारगेट किया गया सुबह सुबह, और मामूल के मुताबिक आपको याद है कि मुगल शाहरा से लेकर बाकी जो अहम राब्ता सड़कें हैं वहां पर रोड ओपनिंग पार्टी सुबह सुबह सर्च करती हैं, और ट्रैफिक की आमदोरफ्त से पहले, गाड़ियों की शुरू हो से पहले सड़क को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कहीं ID या कुछ मशकूक शय ना मिले, उन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। मगर आज उसी पार्टी को एक बार फिर मिलिटेंट्स ने टारगेट किया और पुलिस ने भी इसकी तस्दीक कर दी। अजय कुमार नामी कांस्टेबल इसमें जख्मी हुआ है। चलिए जी, इसके बाद जरा चलते हैं पुंछ, क्योंकि इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर जो है वो पुंछ से सामने आ रही है, जहां पर ड्रोन देखे गए हैं। जम्मू सूबे में लगातार ड्रोन की सरगर्मियां जो है वो तेज हो रही है। पिछले कई दिनों से लगातार कई इलाकों के अंदर ड्रोन देखे जा रहे थे, और अब पुंछ शहर में भी मकामी लोगों ने ड्रोन को देखा है, जिसके बाद सिक्योरिटी का अमला काफी ज्यादा मुतहरिक हो गया है। LOC के नजदीक इलाके के पास एक बार फिर ड्रोन देखा गया है, जिसके बाद पूरा इलाका हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। पुंछ शहर के बीचों बीच जहां पर आज ड्रोन देखा गया, आमतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल या आसपास के इलाकों में आप देखते थे इस तरह की सरगर्मियां देखने को मिलती थी। जम्मू शहर के इससे पहले अखनूर के अंदर या दीगर मकामात पर जहां इससे पहले ड्रोन देखा गया था, और अब आपको तस्वीरें भी थोड़ी देर में बताएंगे जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने रात देर गए मकामी लोगों की इत्तला के बाद इस इलाके के अंदर सर्च भी बाद में शुरू किया कि कहीं पर हथियार तो नहीं गिराए गए, जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता दिनों सांबा के अंदर दावा किया था, कहीं इसी तरह का वाक़ा पुंछ शहर के अंदर पेश ना आए। और शहर का अंदरूनी हिस्सा है, यानी सिटी में जब आप दाखिला लेते हैं तो वो इलाका जहां पर हज़ारों की आबादी मुकीम है, उस इलाके के अंदर 2 ड्रोन रात देर गए देखे गए, और एक को हमारे नुमाइंदे ने ये तस्वीरें भी कैप्चर की हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मकामी लोगों की तरफ से भी देखा गया, और ये भी बताया जाता है कि कई मिनट्स तक, तकरीबन आधे घंटे तक ये ड्रोन इस इलाके के अंदर नकलो हरकत करता रहा, और उसके बाद इस इलाके से गायब हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज को यौम आज़ादी से कबल पहले ही अलर्ट पर रखा गया था, लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बड़े हैं, जब पुंछ शहर के बीचों बीच 27 और 28 तारीख के बाद जब जम्मू के अंदर सांबा, कठुआ और अखनूर इलाकों तक ड्रोन की सरगर्मियां दिखी गई थी, और इस जिले के अंदर, शहर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल का बहुत दूर ये एरिया शहर है, हालांकि उतनी दूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी शहर के अंदर आना सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए हैरानकुन था। लेकिन मुतहरिक हैं तमाम एजेंसियां। ADGP जम्मू मुकेश सिंह ने पहले ही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग और नाकाज जो स्पेशल लगाए गए इस हवाले से तस्दीक करते हुए कहा कि कहीं पर भी किसी तरह की चूक ना हो। सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के अंदर होनी है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर तकरीब होगी, और उससे पहले इस तरह का कोई मामला पेश ना आए जहां पर कोई नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेज को उठाना पड़े, या तकरीबात जो है 15 अगस्त की उनमें खलल पड़े, वो एहसन तरीके से मुनक्किद हो सके। इसके लिए तमाम तैयारियां
सिविल इंतजामिया के साथ साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही हैं और चेकिंग का सिलसिला भी मुख्तलिफ इलाकों में और सर्च ऑपरेशंस का बदस्तूर जारी है। दूसरी तरफ पुंछ की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ड्रोन पहली मर्तबा देखा गया 27 और 28 तारीख के बाद जम्मू एयरबेस स्टेशन के आसपास ड्रोन की जब खबर आई थी, तो उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जब पुंछ के अंदर भी ड्रोन देखा गया। यानी पुंछ से लेकर राजौरी और उसके बाद कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर, जम्मू जिले के अंदर, जम्मू प्रोविंस में और दीगर सरहदी इलाकों के अंदर भी ड्रोन, तकरीबन ये छठा ऐसा हफ्ता है लगातार या 1 महीने से ऊपर का वक्त इस वक्त बीत चुका है जहां पर आज के वक्त में एक बार फिर ड्रोन देखा गया है। सीधा पुंछ चलते हमारे नुमाइंदे सनी शर्मा हमारे साथ हैं। सनी, क्या कुछ मजीद डिटेल्स हैं? रात भर ड्रोन देखा गया और सुबह होते होते क्या कुछ सूरत हाल रही? सनी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, ड्रोन का मामला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि कल पंजाब पुलिस की तरफ से भी एक दावा पेश किया गया जिसमें कहा गया कि टिफिन बॉम्ब जो है वो मिले हैं और उससे कबल ड्रोन की सरगर्मियां पंजाब के उस इलाके के अंदर देखी गई थी और उसके बाद टिफिन बॉम्ब मिलना एक सिक्योरिटी अलार्म जो था वो बजाया गया था कल पंजाब हुकूमत की तरफ से, और उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी पंजाब पुलिस की तरफ से। और फिर जब हम जम्मू कश्मीर के जाविये से देखते हैं तो जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लगातार ड्रोन की नकल हमर जो है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन अब सरहदी इलाका पुंछ राजौरी भी एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। सनी शर्मा से बात नहीं हो पाई, लेकिन आपको लिए चलते हैं अब हंदवारा, क्योंकि हंदवारा से इस वक्त की एक और खबर सामने आ रही है जहां पर जो पिछले कई दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से जहां पर वकला सरापा एहतजाज थे और एसीडी के खिलाफ एहतजाजी महाज खोल दिया गया था, उसमें पेशरफ्त हुई है और डिप्टी कमिश्नर की मुदाखलत के बाद अब ये एहतजाज खत्म हो गया है। तकरीबन 46 घंटे तक भूख हड़ताल चली है। बार एसोसिएशन के सदर की क़यादत में ये हड़ताल चल रही थी और 46 घंटे बाद बार एसोसिएशन हंदवारा की तरफ से एक बार फिर एडीसी के खिलाफ जो हड़ताल शुरू की गई थी वो खत्म करने का ऐलान कर दिया है। एडीसी हंदवारा की तरफ से भी कुछ बताया जाता है कि इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान की तरफ से जो कुछ कोताहियां बरती जा रही थी उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था और आपसी मीटिंग के बाद इत्तेफाक इस बात पर हुआ कि दोनों तरफ से अब जो एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला वो खत्म करके बार एसोसिएशन भी अपना काम जारी रखे और एडीसी के दफ्तर में भी काम चले। 2 तरह के इल्जामात, एक तो एडीसी हंदवारा पर बदसलूकी का इल्जाम था जिसमें डिप्टी कमिश्नर इमामदीन ने खुद मुदाखलत की, और दूसरा इल्जाम ये था कि कुपवारा के अंदर जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, दर्जनों ऐसी फाइलें हैं जो एडीसी के दफ्तर में हैं लेकिन केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, उनमें कोई संजीदगी का मुजाहिरा एडीसी या उनके बाकी अफसरान, उनके निचले स्तर पर जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है। इन सारे इल्जामात को एक तरफ रखते हुए मीटिंग के बाद इस बात पर बिलाखिर इत्तफाक हो गया है कि कामकाज एक बार फिर मामूल के मुताबिक चलेगा। यानी 46 घंटे तक लगातार जो था वो भूख हड़ताल चलाई जा रही थी बार एसोसिएशन हंदवारा की तरफ से, और जो उनके सदर है बार एसोसिएशन हंदवारा के एडवोकेट गुलाम नबी काबू और उनके वकला जो थे वो लगातार एसीडी के खिलाफ जो थे वो एहतजाजी धरने पर थे, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है रात देर गए मीटिंग के बाद कि धरने को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ज़राए के मुताबिक ये धरना फ़िलहाल 10 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है और जो बुनियादी मामले हैं इसमें कहा गया कि 10 दिन के अंदर अंदर मामलों को जो है वो अरसर नौ देखा जाएगा और मामलों को शफाफ तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। एक तरफ से ये खबर आ रही है और दूसरी तरफ से जो मज़कूरा अफसर है जिसके खिलाफ वकला सरापा एहतजाज थे, उस मज़कूरा अफसर यानी एडीसी ने भी अपनी माफ़ी जो है वो सामने रखी और कहा है कि अगर इस तरीके से कोई मामला पेश आया है जिसकी वजह से ये तातुल पैदा हुआ था उसके लिए वो माजरत ख्वाह भी है। क्या कुछ वकला कह रहे हैं ज़रा फटाफट से आप सुन लीजिए, क्योंकि बड़ी अहम बात है। पिछले 3 दिन से काम ठप पड़ा था और कल एक अनोखा मंजर देखने को मिला था। एक तरफ से वकील सरापा एहतजाज थे और दूसरी तरफ से फिर तहसील ऑफिसेज और तहसीलदार भी सामने आए थे जो वकीलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। लेकिन अब अच्छी खबर ये कि 46 घंटे तक तातुल रहने के बाद, इंतजामिया की मुदाखलत के बाद अब यह मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है। 4th डे था, तो आज इससे पहले यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आया था, क्योंकि आज सडनली डिप्टी कमिश्नर साहब एंड ही वाज, उनके साथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन भी वो यहाँ पे आए। उन्होंने कुछ हम में से मेंबर्स को कॉल किया, वी हैड अ डिस्कोर्स विद देम, जहाँ पे एडीसी साहब भी मौजूद थे। सबसे पहले एडीसी साहब ने अनकंडीशनली
पूरी लीगल फैटर्निटी को अपोलोजाइज किया। दिस वाज द फर्स्ट थिंग ही डिड। सेकंड ये कि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम जो हमारी स्ट्राइक है, हम इसको फिलहाल टेम्पररी सस्पेंड कर रहे हैं 10 दिन के लिए, क्योंकि वी विल बी क्लोजली मॉनिटरिंग कि उनके जो काम करने के तरीके, उनका जो वर्क कल्चर है उसमें कोई चेंज आएगी या ना आएगी। हमारी हड़ताल जो आपको मालूम है नाइंसाफी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ और एडीसी हंदवारा की जातियों के खिलाफ थी। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा था। आज मुझे चटर्जी साहब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है यहाँ पर, उनका भी फ़ोन आया। सेशन जज साहब कुपवारा, जो प्रिंसिपल सेशन जज कुपवारा, उन्होंने डी साहब को बुलाया था, रजिस्ट्रार को बुलाया था। फिर ये लोग इधर आ गए। इधर एडीसी हंदवारा के सामने बात हुई, वो भी इधर शायद मौजूद होंगे, उनके सामने मौजूद तमाम बातें उनके साथ हुई। चलिए, हंदवाड़ा बार स्टेशन की हड़ताल बिलाखिर खत्म हो गई है और तकरीबन 46 घंटों तक यह हड़ताल चली। मामलात हल होंगे या नहीं, 9 से 10 दिन देखा जाएगा। चीजें मॉनिटर की जाएंगी, काम करने का तरीका इंतजामिया का बदलता है या नहीं, और उसके बाद हो सकता है कि दोबारा हड़ताल इसी तरह की फिर एडीसी दफ्तर के बाहर देखने को मिली। लेकिन फिलहाल इंतजामिया की कोशिशों से एक बार भी जो 3-4 दिनों से कोशिशें डिप्टी कमिश्नर की चल रही थी, वो नतीजा उनका आज सामने आ गया। बढ़ते हैं आगे, बात अब यूएनएससी इजलास के हवाले से करते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास जो है वो मुनक़्क़िद हुआ है और इसमें कई तरह के मामलात सामने आए हैं। जहां पर पहली बार 1 महीने के लिए भारत के पास यूएनएससी की पहली मर्तबा कमान है। 1 महीने के बीच ये पहली सदारत वज़ीर आज़म की तरफ से पहली मर्तबा की गई आला सतह इजलास की। लेकिन दूसरी तरफ इस इजलास में अमेरिका और चीन के बीच तकरार, साउथ चाइना सी के अंदर जो मामलात गुज़श्ता कई बरसों से हल नहीं हो पाए, समुंदर के अंदर जो अब तक एक दूसरे के बीच कशीदगी थी, जिन मामलात को लेकर उन पे एक बार फिर बहस हुई है। चूंकि खुला मुबाहिसा था तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ यहां पर बात की है। लेकिन दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जहां पहला ऐसा मौका था, पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास की सदारत कर रहे थे। 2 चीज़ों पर फोकस किया गया है। एक तो रीजनल सिक्योरिटी के लिए न सिर्फ अपनी बॉर्डर्स को एक तरफ पहरा देने की, अपने बॉर्डर्स को बेहतर करने की, वहां पर सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया गया, बल्कि समुद्र के रास्ते भी हैं जिनको खुद वज़ीर आज़म की तरफ से अपने 7 से 8 मिनट की स्पीच के दौरान एक कदीम विरासत के तौर पर माना गया और तमाम ममालिक से मुश्तरका तौर पर आगे आकर जो रीजनल सिक्योरिटी है उसके लिए समुद्री सतह पर भी काम करने पर जोर दिया। इसमें एक बड़ी बात है जो कल वज़ीर आज़म साहब की तरफ से यूएनएससी में बहरी सलामती पर हिंदुस्तान की जो बातें सामने रखी गई थी, जो 5 बुनियादी बातें रखी गई थी, दुनिया ने उसको कल कबूल कर लिया। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट आप इसको मान सकते हैं। इसको कबूल किया और वज़ीर आज़म ने जो तजवीज़ें सामने रखी थी, चूँकि ये बड़ा इदारा है, यूएनएससी एक बड़ा इदारा है, उन्होंने मिन्नो इसको मान लिया और कहा कि ये एक राह अमल है जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। सदारती खिताब के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समंदर को एक मुश्तरका विरसा करार देते हुए बहरी सलामती के 5 उसूल बताए। बाद में सलामती काउंसिल ने हिंदुस्तान की सदारती तकरीर को कबूल किया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसको इस अंदाज से देखा जाए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कल बुनियादी तौर पर क्या कुछ कहा था और चीन के हवाले से जो 1 नेशन 1 बेल्ट की वो बातें कर रहे हैं, उस पर जो एतराज़ था, उस एतराज़ को कहीं ना कहीं दुनिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया। क्या कुछ कहा है, ज़रा सुन लीजिएगा। आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। अनेक देशों के बीच मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं और क्लाइमेट चेंज तथा प्राकृतिक आपदाएं भी मैरीटाइम डोमेन से जुड़े विषय हैं। इस व्यापक संदर्भ में अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। आपसी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के लिए यह अति आवश्यक है। इसी माध्यम से हम
वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने इसी समझ और मैच्योरिटी के साथ अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझाया है। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। चलिए, यूएनएससी की सदारत वज़ीर आज़म कर रहे थे और खुले मुबाहिसे में अपनी बात रखी। 5 निकात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अच्छी बात की कि तमाम लीडरान की तरफ से, दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से इनके 5 निकात को कबूल भी किया गया। और ख़ास बात ये भी थी कि जहां पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, वहीं पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन भी इस तकरीब में वर्चुअल मोड के जरिए शामिल हुए। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं पेगासस की। यानी अब जो फ़ोन टैपिंग का मामला था और जासूसी का मामला था, ये आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रहा है। मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर इस पर हंगामा ज़रूर हुआ है, लेकिन खबर ये है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर आज इसकी समाअत भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये दूसरी मरतबा मामला पहुंचा है 5 अगस्त के बाद, और आज हुकूमत अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेगी। क्या ये मामला सही है? 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच पेगासस पर समाअत करेगी। और ख़ास बात यह है कि अदालत की तरफ से हुकूमत को पहले ही नोटिस जो जारी किया गया था, जिस पर जवाब देने को आज कहा गया है, उस पर सरकार आज तफसीली रिपोर्ट वो अदालत के सामने रखेगी। अगर मीडिया रिपोर्ट्स को सही माना जाए तो इल्जामात संगीन हैं। यह अदालत का पिछली बार का कमेंट था। आज सिर्फ 3 दिनों के वक्फे के बाद एक बार फिर समाअत होने जा रही है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना की तरफ से उन तमाम दरख्वास्तों को, जो कुल मिलाकर 9 दरख्वास्तें अदालत के सामने जिनको कबूल किया गया था, जिनमें सियासी समाजी कारकुनान और मुल्क की दीगर कई अहम शख्सियात की मुबैनत और जासूसी का इल्ज़ाम था, और इस पर आज अदालत में 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार समाअत होने जा रही है, जहां पर हुकूमत आज अपनी बात अदालत के सामने रखेगी। यानी 5 अगस्त के दिन भी इस पर समाअत हुई थी और हुकूमत को कहा गया था कि वो अपनी पॉलिसी को वजाहत के साथ सामने रखे। कल आपको याद होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी फ़ोन टैपिंग और फ़ोन जासूसी के मामले पर गुफ्तगू हुई थी, जिसके बाद ये कहा गया था कि कौमी सलामती के दायरे के अंदर हर सवाल का जवाब दिया जाएगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब सलामती के मामला हो उसे मंजर आम पर इस तरीके से नहीं रखा जाता है। लेकिन आज सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी, जहाँ पर जस्टिस एनवी रमन्ना, उसके साथ साथ जस्टिस विनीत सारन और जस्टिस सूर्यकांत इकट्ठे बैठेंगे कोर्ट नंबर 1 में, और सुबह इस केस की जो है वो समाअत होनी है। तकरीबन 10:30 बजे के आसपास इस केस की समाअत होनी है और सरकार की तरफ से जो है वो एफिडेविट फाइल किया जाएगा कि क्या वाक़यतन सरकार की आइमा और मशावरत से ये सारा कुछ किया गया या कुछ और भी है, और अगर किया गया तो उसके पीछे की वजूहात क्या कुछ। एक डिटेल प्रेजेंटेशन एफिडेविट के ज़रिए से आज सरकार का सामने आ सकता है। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब दिल्ली की शुरू हो गई है तो आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली के अंदर रात देर गए काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली है और कांग्रेस के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल की दावत पर हिज़्ब इख्तिलाफ के सभी रहनुमा एक ही सफ पर नजर आए, यानी एक ही पेज पर नजर आए। और कल जब कपिल सिब्बल ने अपनी पहल की तो शिरोमणि अकाली दल, बीजू जनता दल, टीडीपी ने भी डिनर डिप्लोमेसी का हिस्सा लिया, यानी डिनर के अंदर वो आए और डिनर डिप्लोमेसी के ज़रिए से साल 2024 के अंदर होने वाले इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली को तरतीब और तहरीर करने की कोशिश की है। साल 2024 के चुनाव से कबल कपिल सिब्बल की बड़ी पहल दिल्ली के अंदर, जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ के सभी रहनुमाओं ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर शिरोमणि अकाली दल, बीजू जनता दल और टीडीपी ने भी, जो कल तक हुकूमत के साथ साथ नजर आ रहे थे, वो भी आज इसका हिस्सा बनते हुए नजर आए। और रात देर गए लुचियन दिल्ली के अंदर कल ये मीटिंग रात देर गए हुई है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, आरएलडी, सीपीआई और दीगर जमातों ने भी शिरकत की है। और कल जब ये बातचीत हो रही थी तो सीधी सी बात ये थी कि साल 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहादी जमातों को किस तरीके से दूर रखा जाए,
जहां 2024 के चुनाव जेर नज़र थे, वहीं पर उत्तर प्रदेश पर भी नज़र थी और वहां पर मुतफ़िका तौर पर इस फैसले को लिया गया कि वहां पर अखिलेश की क़ियादत को मजबूत किया जाए, क्योंकि अखिलेश 1-to-1 इस वक्त बराह रास्त वहां पर योगी हुकूमत के सामने है और कांग्रेस के मुकाबले में अखिलेश वहां पर मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उभर सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर खामोश है। आपको याद होगा कि कांग्रेस के कुछ लीडर लगातार नाराज थे और वो लगातार मीटिंग्स भी कर रहे थे और उन्हीं नाराज लीडरों के अंदर कपिल सिब्बल का भी नाम है, जिन्होंने कल इंतहाई अहम पेशरफ्त की और उस अहम पेशरफ्त के अंदर तीसरे महाज के बनने की तैयारियां लगभग मुकम्मल हो रही हैं। यानी 2024 के चुनाव से कबल तीसरा महाज बन रहा है और उसका महव मरकज़ जो है वो दिल्ली है और दिल्ली के अंदर कल एनसीपी शरद पवार, एनसीपी के जो लीडर शरद पवार है, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस के डी ओब्रान, उसके साथ साथ कल्याण बनर्जी, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलडी के जयंत चौधरी, डीएनके, बीजेडी, उसके साथ साथ अकाली दल और दीगर जमातों ने कल इस डिनर डिप्लोमेसी में हिस्सा लिया है और सीधे से 2024 की हिकमत अमली को तरतीब और तहरीर करने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल की दरख्वास्त पर यह पूरा मामला जो है वो किया गया था और कपिल सिब्बल की रिहाइशगाह पर ही कल अचानक ये सारे लीडर पहुंचे जहां पर यह मीटिंग हुई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। तीसरे महाज के बनने की तैयारियां लगभग तेज हो रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले पर अभी तक खामोशी नजर आ रही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम के हवाले से, जिसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है और तब्दीली जहां पर आप देख रहे थे कि अब तक शहरी इलाकों के अंदर सरकार का फोकस था घर घर जाकर वैक्सीन या तिब्बी मराकज में वैक्सीन के इस अमल को तेज किया जाए, लेकिन वैक्सीन मुहिम में तब्दीली कहां पर आई है। अब रूरल एरियाज को, देही इलाकों को 60% से ज्यादा खुराकें दी गई है। एक तो ये सरकार का डेटा बताता है, दूसरा पिछले 3 हफ्तों में देही इलाकों के अंदर वैक्सीन में सबसे ज्यादा तेजी आई है और एक दिन में अब तकरीबन तमाम रूरल एरियाज के अंदर 29,50,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें आज के वक्त में दी जा रही हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 3 हफ्तों के दौरान जो वैक्सीनेशन का फोकस रहा है सरकार का, 9,87,00,000 खुराकें पिछले 3 हफ्तों में दी गई हैं और इनमें 6,20,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें सिर्फ देही इलाकों के अंदर दी गई हैं। गांव देहात को कवर किया गया है सरकार की तरफ से। तीसरी बड़ी बात, सरकार के मुताबिक अब योमिया जो शरह पहुंच गई है वैक्सीन देने की हर इलाके के अंदर या रूरल एरियाज के अंदर, वो 29 लाख से तजावुज कर गई है, जिसका मतलब यह है कि सरकार ने शहरी इलाकों से थोड़ा सा पीछे कदम खींचकर अब गांव या देहात की तरफ सबसे पहले या अव्वलीन तरजीहात में शामिल कर लिया इन इलाकों को। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 11 रियासतें जिनमें अब तक 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें आज के वक्त में दी जा चुकी हैं और सरकार पिछले 2 या 3 हफ्तों के डेटा को अगर देखें तो उसमें सबसे ज्यादा डेटा जो है वो ये बताता है कि 63% के आसपास गांव देहात या दूर दराज के इलाकों को सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन मुहिम में इशफाक कवर किया गया है। 11 रियासतें ऐसी बताई गई है जहां पर ड्राइव को और तेज किया गया है, यानी शहर के बजाय गांव देहात के अंदर वैक्सीनेशन हो, क्योंकि जब वेव सेकंड आई थी तो उसमें हमने देखा था कि रूरल एरियाज जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे और इस बार तीसरी वेव से कब रूरल एरियाज को सेफ और सिक्योर किया जाए, इस हवाले से पूरे मुल्क के अंदर हंगामी बुनियादों पर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। 11 रियासतें ऐसी हैं जिनमें केरला में तकरीबन 60% से ज़्यादा रूरल एरिया को इस वक्त वैक्सीनेशन कर दी गई है और एक हफ्ते के अंदर 31.83 यानी 31.83 लाख डोजेज जो है वो दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पर 5.36 करोड़ वैक्सीन डोजेज जो है वो दे दी गई हैं और इसी तरीके से दीगर रियासतों की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, मुंबई,
बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे, ये ऐसी रियासतें हैं जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज कर दिया गया है। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर के जाविये से देखते हैं, रूरल एरियाज के अंदर नेशनल एवरेज के हिसाब से ही चलाया जा रहा है और अर्बन एरियाज के अंदर भी नेशनल एवरेज के मुताबिक, यानी नेशनल एवरेज जो है उसी के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये 11 रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने नेशनल एवरेज से हटकर तेजी के साथ वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो ये तो बात थी वैक्सीनेशन की, क्योंकि एक हफ्ते के दौरान ये रिपोर्ट जो सामने आई है जिसमें रूरल पॉपुलेशन को टारगेट किया जा रहा है और रूरल एरियाज के अंदर घर घर वैक्सीनेशन हो, इस हवाले से हुकूमत की सराहना भी की जा रही है और हुकूमत के फैसले का खैर मकदम भी किया जा रहा है। बढ़ते हैं जी आगे। जब वैक्सीनेशन की बात हो रही है तो आपको यह भी बताते चले कि अब गैर मुल्की भी वैक्सीन लगा सकते हैं। मुल्क के अंदर बहुत सारी आबादी ऐसी है जो गैर मुल्की है, यानी जिनका ताल्लुक भारत के साथ नहीं है, गैर मुल्की है, लेकिन इस वक्त भारत के अंदर रिहाइश पजीर है। तो मरकजी हुकूमत की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है और मरकजी हुकूमत ने यह साफ कर दिया है कि फॉरेन नेशन जितने भी हैं, जितने भी गैर मुल्की मुल्क के अंदर रिहाइश पजीर है, उनके लिए भी वैक्सीनेशन के मुहिम को तेज कर दिया गया है और उनके लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो अपने पासपोर्ट को बहैसियत आईडी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कोविन ऐप जो पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है इस वक्त वैक्सीनेशन के हवाले से, उस पर वो लॉगिन करेंगे और अपने पासपोर्ट की डिटेल और वीज़ा की डिटेल डालेंगे, जिसके बाद उनकी वैक्सीनेशन को किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि ये सिग्निफिकेंट चेंज है पॉलिसी के अंदर, क्योंकि अभी तक सिर्फ मुल्क के अंदर रिहाइश पजीर लोग यानी जो भारतीय हैं उनके लिए ये वैक्सीनेशन की पॉलिसी थी। अब इसमें एक माइनर शिफ्ट लाया गया है। जो गैर मुल्की मुल्क के अंदर इस वक्त रिहाइश पजीर हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलें थी वैक्सीनेशन करवाने के हवाले से, उस मुश्किल को दूर करने की कोशिशें की गई हैं और सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि पासपोर्ट का इस्तेमाल होगा कोविन ऐप पर और उनके वीज़े की जो डिटेल्स है वो वहाँ पर डाली जाएंगी, जिसके बाद वो अब वैक्सीन जो है वो कर सकते हैं। यानी एक राहत और एक माइनर चेंज जो है वो पॉलिसी के अंदर की गई है मरकजी हुकूमत की तरफ से। अब बढ़ते हैं जी आगे और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। दिल्ली के अंदर एहतजाज के दौरान मुस्लिम मुखालिफ नारे लगे थे और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर अब कार्रवाई की है। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए 4 मुश्तबा अफराद की शनाख्त करके और पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर अब छापेमारी दिल्ली के अंदर शुरू कर दी गई है। दरअसल जंतर मंतर पर एहतजाज हो रहा था और वीडियो जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट इस वक्त हो रहा है, गर्दिश कर रहा है, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि जहां पर आपको याद होगा कि 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर प्रोग्राम शुरू किया गया था और 222 ब्रिटिश लॉज को एबॉलिश करने की, इनको खत्म करने की मांग सरकार से हो रही थी। लेकिन इस एहतजाज के दौरान बताया जाता है कि कुछ लोगों की तरफ से जहर उगला गया, एक खास तबके को टारगेट किया गया। नामालूम लोग थे इनमें जिन्होंने नारेबाजी की, मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी, और उसके बाद जब पुलिस ने ये वीडियो देखा तो इसकी निशानदेही करने के बाद 4 लोगों की अब तक शनाख्त हो चुकी है, जिनकी जो पुलिस के पास मामला जब से दर्ज हुआ और तहकीकात हुई है। सोशल मीडिया पर जहर अफशाई की वीडियो तेजी से इस वक्त वायरल हो रही है और इस पर काबू पाने के लिए और उन तमाम लोगों की निशानदेही जो जंतर मंतर पर इस एहतजाज का हिस्सा थे, जो एहतजाज कुछ और था लेकिन टारगेट कहीं और किया गया। इस मामले की इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आ रही थी कि एक खास तबके को निशाना बनाया गया और उसके बाद वीडियो भी पुलिस के हाथ चढ़ा। अब इसमें 4 लोगों की अब तक शनाख्त की गई है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि पार्लियामेंट से 2 किलोमीटर के फासले पर एक जलसे के दौरान ये नारेबाजी हुई, जब ब्रिटिश लॉज की खत्म करने की मुकम्मल तौर पर जो पुराने कवानीन हैं उनमें तब्दीली का मुतालबा किया जा रहा था। लेकिन इस जलसे की शक्ल में कुछ लोगों की तरफ से बीच में मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी की गई। हालांकि मखसूस शख्स का नाम नहीं लिया गया किसकी तरफ से ये नारेबाजी की गई, लेकिन जिन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी अमल में लाई गई है उनके साथ मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का है। दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है। फिलहाल FIR दर्ज करके तहकीकात मजीद आगे बढ़ाई जा रही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब मरकजी सरकार की उस स्कीम की बात करते हैं जिसके तहत कई मुस्तकीन मुल्क के अंदर या हजारों या लाखों की तादाद में आज के वक्त में फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अब एक और स्कीम लॉन्च होने जा रही है, उज्ज्वला स्कीम, जिसके तहत गैस सिलेंडर, आपको याद होगा कि मुल्क के तमाम रियासतों और यूटीज़ के अंदर
गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले या बेशतर वो लोग जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उनको तरजीह बुनियादों पर सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर कनेक्शन दिया जाता था। तो अब मुस्तकीन के लिए जिन्हें एलपीजी गैस सिलेंडर सरकार की तरफ से दिया जाएगा, दोपहर 12:30 बजे एक तकरीब मुनक्किद होगी जिसमें वज़ीर आज़म उज्ज्वला स्कीम 2 को आज लॉन्च करने जा रहे हैं। ये दूसरी स्कीम ऐसी होगी जो इससे पहले ही ऑलरेडी मुल्क के अंदर चल रही है और अब तक करोड़ों लोगों को सरकार के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस स्कीम का फायदा पहुंचाया जा चुका है। लेकिन आज एक बार फिर वर्चुअली जो है उत्तर प्रदेश के मोहब्बा में, जहां पर खवातीन की एक बड़ी तादाद इस तकरीब का हिस्सा होगी और वज़ीर आज़म इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे। उज्ज्वला स्कीम 2.0 का आज मुल्क के अंदर आगाज होने जा रहा है। नाजरीन के लिए हम याद दिलाते चले कि साल 2016 में उज्ज्वला स्कीम 1.0 को लॉन्च किया गया था वज़ीर आज़म की तरफ से और घर घर ये जो गैस के चूल्हे हैं और गैस सिलेंडर बांटने का काम शुरू किया गया था, जिसके तहत मुल्क भर के अंदर दूर दराज इलाकों के अंदर इस स्कीम को मुतारफ़ कराया गया था। और अब बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ी हुकूमत ने साल 2021 और 22 के लिए जो मरकज़ी बजट प्रोविज़न है उसको ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला ले लिया है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर 12:30 बजे इस स्कीम को यानी दूसरे मरहले का दूसरा पड़ाव जो इस स्कीम का है उसका बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म आज इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जो है वो 1 साल के अंदर देने का हदफ मुकर्रर किया है मरकज़ी हुकूमत ने। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि हाई कोर्ट्स के अंदर और अदालतों के अंदर जजों की कमी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है और उसके साथ साथ फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पुरुम्मीद है कि हालात बदल रहे हैं और बदलते हालात के बीच बड़ी चीज़ें तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं। क्या कुछ कहा है, छोटे से ब्रेक के बाद।